Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture. Physics chapter will be motion in straight line सरल रेखा में गति. आज हम डील करेंगे एग्जाम्पल 3.3, 3.4 एंड 3.5. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन का एक पार्ट बता दिया था कि आप समाकलन कैसे करोगे. फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जितना भी यूज है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था. ओके, किसी का छूटा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आके आप देख सकते हो. ठीक है, आज हम डील करते हैं एग्जाम्पल 3.3, एग्जाम्पल 3.4 एंड एग्जाम्पल 3.5. तो सबसे पहले एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल 3.3 क्या दिया है. देखो दिया है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस का मतलब क्या हुआ कि कैलकुलस एक मैथ का एक ब्रांच है जिसके अंदर आपका डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन आपका आता है. कैलकुलस क्या है, एक मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर अवकलन और समाकलन आपका आता है. तो आपको कैलकुलस का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण हैं उसको आपको डिराइव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस. कैलकुलस का मतलब क्या हुआ, किसका यूज करना है, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट का यूज करना है. और आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण आपको डिराइव करना है. तो गति का समीकरण कौन कौन सा है. पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as. तीन इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. ये आपके पास है. आपको क्या बताना है कि आपको ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस की सहायता से आपको डिराइव करना है. चलो हम डिराइव करते हैं. सबसे पहले कल का जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, वो डायग्राम में फिर से ड्रॉ करता हूं कि यहां पर एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक अभी पॉइंट ए पर है. ये ब्लॉक इनिशियल में v नॉट स्पीड से गति कर रहा है, v नॉट वेलोसिटी से. अभी टाइम कितना, 0 स्टार्टिंग का टाइम. आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक आपका b पर आ गया और यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v. वेलोसिटी विल बी चेंज, v नॉट से v हो गया, वेग आपका v नॉट से v हो गया. जब ब्लॉक a से b पर आता है तो उसको कितना टाइम लगा, t टाइम. और ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, s डिस्प्लेस हुआ. कितना डिस्प्लेस हुआ, s जितना ये डिस्प्लेस हुआ, s जितना विस्थापित हुआ. चलो अब मैं इन तीनों इक्वेशन को निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट, मुझे आप ये बताओ, इस वाले डायग्राम में मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा कि नहीं. तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं. वेलोसिटी विल बी चेंज, v नॉट से वेलोसिटी v हो गई, तो मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आपका जनरेट होगा. कंफर्म आपका एक्सेलरेशन जनरेट होगा. अब एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला, वेग परिवर्तन अपॉन समय, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो ये फॉर्मूला आपके पास है, a इक्वल टू dv अपॉन dt. आपको कैलकुलस का यूज करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट का यूज करके आपको इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल टू dv अपॉन dt. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो इसको आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू a इंटू dt. लिख सकते हो. dv वेलोसिटी है, स्मॉल वेलोसिटी, dt क्या है, टाइम है, स्मॉल टाइम. मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, समाकलन किया. लिमिट पुटअप करते हैं तो यहां पर चेंज किसकी मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की. यहां पे मैं चेंज किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की. तो इनिशियल में जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट. तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है. ये इनिशियल लिमिट होती है, बताया था आपको कैसे पुटअप करना है. आफ्टर सम टाइम, जब टाइम आपका t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v. तो जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v. यानी कि जो टाइम है वो वेरी कर रहा है 0 से t तक, और जो वेलोसिटी है वो v नॉट से लेके v तक वेरी कर रही है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेट dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन x,
इंटीग्रेट dy लिखा हो तो y इस तरीके से आपका होता है। तो इंटीग्रेट dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा v, और लिमिट हम पुटअप करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v0 से लेकर v तक इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर लिखा, बचा कितना अंदर, इंटीग्रेट dt, तो इंटीग्रेट dt का मतलब क्या हुआ t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। ठीक है, चलो अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो सबसे पहले v की जगह पे अपर लिमिट तो v, बीच में साइन माइनस का, फिर v की जगह पे लोअर लिमिट तो v0 इज इक्वल टू a, t की जगह पे अपर लिमिट तो t, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट तो 0, ये हो गया आपका v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू टी माइनस 0 t इंटू ए, यानी कि a t, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका पहला इक्वेशन है। ये वाला जो इक्वेशन है देखो आपने डराइव किया किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस की हेल्प से आपने पहला इक्वेशन आपने डराइव कर लिया। अब हम बात करते हैं कि दूसरा इक्वेशन आप किस तरीके से डराइव करोगे, एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से डराइव करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। चलो दूसरे इक्वेशन को डराइव करने के लिए आपके पास दूसरे इक्वेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन को क्या बोलते हो, वेग बोलते हो, ये तो पता ना आपको। चलो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से ds डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट v की वैल्यू ये लिख सकते हो। अगर मैं यहां पे v नॉट को इधर करता हूं तो v कितना आपका आ जाएगा, v नॉट प्लस 80 आ जाएगा ना, तो v की जगह पे मैंने ये लिख दिया यहां पर, तो v नॉट प्लस 80 इंटू डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल अब मैं दोनों साइड में इंटीग्रेट करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां पे ds है, तो ds को s में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको विस्थापन, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। d के साथ क्या है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट कहां पे, तो इनिशियल में बॉडी यहां पर है, तो ये इनिशियल में तो 0 है, फाइनल कहां तक डिस्प्लेस हुआ, तो फाइनल कहां तक डिस्प्लेस हुआ, s तक, तो इनिशियल में 0 और फाइनल में s। d के साथ क्या है, t है, तो टाइम का इंटरवल कहां से कहां तक है, तो टाइम 0 से लेकर t तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेकर t तक। चल ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट पुटअप किया 0 से लेकर s, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 से t v नॉट डी टी प्लस 0 से t ए टी इंटू डी टी, लिख सकते हो। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिमिट पुटअप करते हैं तो s माइनस 0 इज इक्वल टू, ये बताओ v नॉट यहां पे d के साथ t है, यानी कि आपको इंटीग्रेट करना है, आपको समाकलन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो v नॉट को बाहर कर दिया, बचा कितना अंदर dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, चलो इसको बाद में लिखता हूं अभी मैं, 0 से t dt प्लस यहां पे d के साथ क्या है t, तो आपको टाइम का इंटीग्रेट करना है, तो टाइम को अंदर रखते हैं, a कांस्टेंट है, a को आपने बाहर कर दिया, अंदर कितना बचा t इंटू डी टी 0 से t। चल ये आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू वी नॉट डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक प्लस a, यहां पे t का इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो t पे पावर कितना है 1 है ना, तो क्या करते हो, एक पावर ऐड करते हो, उसी पावर से डिवाइड करते हो, कल बताया था आपको, तो एक पावर ऐड करोगे तो 2/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक, ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी नॉट, लिमिट पुटअप करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पे t, एक बार t की जगह पे 0, तो t माइनस 0 प्लस 2 को बाहर लिख देते हैं तो a/2, t की जगह पर अपर लिमिट तो t स्क्वायर, फिर 0 तो t स्क्वायर माइनस 0, ये आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन।
ये आपका देखो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड इक्वेशन आ गया, विस्थापन का जो दूसरा समीकरण है वो ये वाला इक्वेशन आ गया। ये वाले इक्वेशन को आपने किस तरीके से ड्राइव किया? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अब बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की। तो तीसरे इक्वेशन के लिए मैं इसको एक बार रफ करता हूं। तीसरे इक्वेशन के लिए क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए देखो बात करते हैं तीसरे इक्वेशन की। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहीं पे क्या किया, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या किया समझो आप, इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ में लिखता हूं तो ds/dt इंटू इसको और इसको एक साथ लिखता हूं तो dv/ds, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ds/dt क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हो आप, यानी a इक्वल टू v इंटू dv/ds, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ds को मल्टीप्लाई किया तो v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू ds, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब तो क्या हमारे पास है, v इंटू डी वी इजकल टू ए इंटू डी एस, बोथ साइड में इंटीग्रेट करता हूं, समाकलन करता हूं। यहां पे d के साथ क्या है, s, तो आपको लिमिट किसकी पुटअप करनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो यहाँ के d के साथ क्या है, v, तो यहाँ पर लिमिट किसकी पुटअप करनी पड़ेगी? वेलोसिटी की, यानी वेग की। तो इनिशियल में वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल में वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा v नॉट से लेकर v तक। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट s, तो हो जाएगा 0 से s, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। d के साथ क्या है, v है, यानी कि आपको इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा ये, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर कितना है, 1 पावर है, तो 1 पावर ऐड करेंगे तो 2, और अपॉन जो भी पावर रहेगा उसी से डिवाइड, तो v²/2 v नॉट से लेकर v तक इज इक्वल टू। d के साथ क्या है, s, यानी कि आपको इंटीग्रेट, आपको समाकलन किसका करना है, s का करना है ना, तो a कांस्टेंट है, a को आपने कर दिया बाहर, a को कर दो बाहर, बचा कितना इन अंदर, ds, और ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s। अपर लिमिट 2 को बाहर कर देते हैं, मान लो 2 को बाहर कर देते हैं तो 1/2, तो v की जगह पे अपर लिमिट तो v² माइनस लोअर लिमिट v0² इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा आपका v² माइनस v0² इज इक्वल टू as, और ये 2 मल्टीप्लाई तो 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। v0² कुछ हो तो इधर के लिख दो, तो क्या लिख सकते हो आप, v² इक्वल टू v0² प्लस 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। ये आपने पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन को आपने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 3.3। अब हम डील करते हैं एग्जाम्पल 3.4। एग्जाम्पल 3.4, ये आपका हो गया। तो एग्जाम्पल 3.4 में आपका एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, दिया है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने थ्रो किया फ्रॉम दैट टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की छत से। आप ऐसे समझो, एक ही बिल्डिंग है, इसके टॉप से, यहां से एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ, ये यहां से आपने थ्रो किया, वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आपने थ्रो किया। आगे देखो, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जहां से आपने बॉल को फेंका उसकी हाइट ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 25 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर। ठीक है, यहां से आपने बॉल को फेंका। आगे देखो,
हाउ हाई विल बॉल राइज, पहला आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट, हाउ हाई द बॉल राइज, यानी कि बॉल कितना ऊपर जाएगा, यानी एस निकालना है, बॉल आपका कितना ऊपर जाएगा। दूसरा क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट द ग्राउंड, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना टाइम लेगा, बॉल ये मतलब बॉल ये ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद से कुछ टाइम बाद यहां से नीचे आएगा, फिर जब ये बॉल नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड को फिर टच करेगा, तो जब ये बॉल ग्राउंड को टच करता है तो ये पूरे जर्नी में कितना समय लगा। बी पार्ट में क्या निकालना है आपको, टाइम, होल जर्नी, कुल यात्रा में कुल कितना समय लगा, यानी कि ये बॉल जब इस ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना समय लगेगा। चलो हम 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं ये हाइट, कितनी हाइट तक जाएगा। तो हाइट कैसे निकाल सकते हो आप, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है 20, ये बताइए बॉल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे मैंने किसी बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये बताओ जैसे मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेग है, तो जब ये ऊपर जाता है तो एक कंडीशन बाद से फिर से नीचे आने लगता है, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा, कम हो रहा है। जब इसका वेग हो जाएगा 0, जब इसका वेग 0 हो जाएगा तो फिर से ये कहां पे आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। बात समझ में आ रही है। जब ये बॉल को आपने ऊपर किया तो ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे, एक कंडीशन में ये फिर से नीचे आने लगता है, एक सर्टेन हाइट के बाद से नीचे आने लगेगा। मतलब जब सर्टेन हाइट पर वेग कितना हो गया, 0 हो गया, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बॉल कहां पे आना शुरू कर देगा, फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। मतलब कि यहां पर वेलोसिटी कितनी 0, ये ऊपर जा रहा है तो सपोज करो कि यहां से फिर से रिटर्न हो गया, मतलब कि यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई 0, वेलोसिटी 0 हो गई तभी तो ये नीचे आना शुरू हो गया ना। अब मैं बात करता हूं आपसे, जब ये बॉल आपका मोशन में है, जब ये बॉल आपका मोशन में है तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो उसके ऊपर क्या लगता है, अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। अर्थ क्या करेगा, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, यानी कि उसके ऊपर क्या लगता है, ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि इस बॉल के ऊपर जब ये बॉल आपका एयर में है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, आपका लगेगा जी। जी क्या है आपका, ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप इसी को कभी कभी 10 भी ले सकते हो, डजंट इशू, चाहो तो आप इसको 9.8 या तो 10 ले सकते हो। यानी कि कोई पार्टिकल अगर उसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो इसके ऊपर कौन सी ग्रेविटी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, ग्रेविटी के बराबर। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो मुझे अब ये बताओ, आपको ये हाइट निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। अभी आप ये जर्नी देखो, केवल और केवल मैं ये जर्नी आप देखो, इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। आपको ये हाइट निकालना, ये हाइट से पूछ कर लो आप h, तो मैं तीसरा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ क्या, v² = v0² + 2as। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, तो ये कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम ए की वैल्यू प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे। तो इसके लिए आप केवल ये देखो, ये बताओ ये अर्थ है, बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कि हमेशा जो अर्थ है उस ऑब्जेक्ट को कहां पे करेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। यानी कि अर्थ हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। जी हमेशा कहां पर होगा, हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ। अब मेरी बात समझो, ऑब्जेक्ट कहां पे डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर, ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है, ऊपर की तरफ, जी कहां पे लग रहा है, नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर, जी नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि हम ए की वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे।
समझना आप, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू हम किस मिलेंगे, माइनस मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, जी भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन किस मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इस वाले जर्नी की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है, ऊपर की तरफ, जी कहां पे लग रहा है, नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट गया ऊपर, जी लग रहा है कहां पर, नीचे की तरफ, ये मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, जी हमारा लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस में होगा, तो +2 ये हमारा हो जाएगा माइनस जी इंटू एस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना लिया है, एच लिया है, तो ये हो जाएगा एच, कितना हो जाएगा, ये -2gh है, तो इसको इधर कर दो, तो +2g है, तो 2gh इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना, 400, जी की वैल्यू मैं 10 लेके चलता हूं, तो 2 इंटू 10 इंटू एच इज इक्वल टू 400, एच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका हो जाएगा एच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर, ये आपका पहला आंसर निकल गया। दूसरा क्या निकालना है कि बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम या तो पहले इक्वेशन में था या तो दूसरे इक्वेशन में था, तो मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, यहां से लेके यहां तक का मैं पहला इक्वेशन यूज करता हूं, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, ये मैं पहला इक्वेशन यूज करता हूं। चल, तो यहां से लेके यहां तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20, ए प्लस या माइनस, तो बॉल ऊपर जा रहा है, जी नीचे लगेगा, तो ये माइनस ए की जगह पर 10 इंटू टी, 10 इंटू टी इज इक्वल टू 20, टी इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। ये कौन सा टाइम आया, ये तो टाइम आया आपका यहां से लेके यहां तक, इस यानी कि बॉल को इस पॉइंट से लेके टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब हमें कौन सा टाइम निकालना है, यहां से लेके पूरा ये पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम हम निकालते हैं। बताओ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो निकालने के लिए हमें ये पूरा हाइट पता है क्या, ये 25 है और ये कितना है 20, ये 25 है और ये हमने निकाला कितना 20, तो आपको ये हाइट पता है, आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है। अब ब्लॉक का मोशन देखो, अभी आप समझने की कोशिश करना, जब आप टॉप टू बॉटम करोगे आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 हो जाएगी ना। बॉल जब यहां से नीचे आएगा तो वहां पे वेग कितना होगा, इसका 0 होगा ना, तो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं। मतलब आपके पास सेकंड में कंडीशन क्या है कि यहां पर एक बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वो नीचे आ रहा है, वह कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कितना 20, ये कितना 25, तो टोटल कितना 45। आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है, ये बस सिंपल। तो ये आपको हाइट पता है, टाइम निकालना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, h इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। व्हाट इज द h इज द डिस्प्लेसमेंट कितना 45। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी, अब मेरी बात समझो, ब्लॉक नीचे आ रहा है, जी भी नीचे की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जी की वैल्यू किसमें, प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा 10 इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 2 90 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो टी इज इक्वल टू √9, तो टी इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड। मतलब कि यहां से लेके यहां तक टॉप टू बॉटम टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, तो पूरा टाइम कितना, तो पूरा टाइम इसको ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा, ऊपर से नीचे आने में 3 सेकेंड लगा, तो टोटल टाइम कितना 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.4 का आंसर। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.5। 3.5 में दिया है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, मुक्त पतन। यहां पर एक पॉइंट दिया आपका फ्री फॉल मुक्त पतन।
डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करो, कौन सी कंडीशन है, फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन है। चलो बात समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, उसको मैंने इस तरीके से छोड़ दिया, ये बताओ इस तरीके से आपने उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दोगे तो नीचे जाएगा, धीरे 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 नीचे आएगा। जब आप उसको ड्रॉप करोगे तो इनिशियल में वेलोसिटी कितनी, जीरो। हमेशा में से यार ना, फ्री फॉल मुक्त पतन के केस में उसकी प्रारंभिक वेग, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ गति करेगा, यानी जब ब्लॉक आपका ये जो ऑब्जेक्ट जब आपका ये एयर में होगा, जब ये ऑब्जेक्ट एयर में होगा तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सरफेस, यहां से मैंने इसको ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है, स्टार्टिंग का टाइम, एकदम स्टार्टिंग का टाइम, जब टाइम जीरो है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। प्रारंभिक वेग जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज करो कि ये पूरा किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, y। क्लियर है। अब इसको मुझे आप ये बताओ, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फ्री फॉल के केस में अभी मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास दो तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। इस वाले इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो v इक्वल टू जीरो प्लस एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन तो हमारा 9.8 होगा ना, क्यों, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे जा रहा है, जी भी हमारा उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए की जगह पर 9.8 शुड बी इक्वल टू जी, 9.8 इंटू टी, तो v इक्वल टू कितना, 9.8 टी। यानी कि अगर कोई फ्री फॉल का केस हो तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं यूज करता हूं तो s इक्वल टू ये वी नॉट टी लिख लो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, प्लस 1/2 ए की जगह पर कितना, 9.8 टी स्क्वायर, तो ये एस इक्वल टू कितना आपका जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो कितना, 4.9 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा इक्वेशन में अगर मैं यूज करता हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये हो जाएगा जीरो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह पर 9.8 इंटू एस, ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 19.6 s। यानी कि अगर कोई फ्री फॉल का केस है तो v इक्वल टू 9.8 के थ्रू आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इक्वेशन s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन 4.9 टी स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वेलोसिटी का इक्वेशन 19.6 s आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं तीनों के ग्राफ की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आपका एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का। चल, पहली बात, एक बात समझना, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं जो भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, तो मोशन कहां पर हो रहा है, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलता हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गया तो मोशन प्लस में, ऑब्जेक्ट नीचे गया तो मोशन माइनस में। तो जो भी मोशन हो रहा है यहां पर कहां पे हो रहा है, माइनस में हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ हो रहा है। तो आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे वो कहां पे ड्रॉ करोगे, नेगेटिव में ड्रॉ करोगे, पहली बात। चलो एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये t और ये एक्सेलरेशन की लाइन, ये सेंटर हो गया। इसके इधर टाइम प्लस में, ये माइनस में, इसके इधर एक्सेलरेशन प्लस में, इसके इधर एक्सेलरेशन माइनस में। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आएगा। यहाँ पर कहीं पे एक्सेलरेशन कितना आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कहीं पे होगा। चल, ये बताओ, जैसे ही आपने इस ब्लॉक को ड्रॉप किया तो जब ये बताओ, जब आप ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये बताओ ऑब्जेक्ट हमेशा एयर में रहेगा, और जहां तक आपका ऑब्जेक्ट आपका एयर में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बताओ, जब ब्लॉक आपका एयर में है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा। कौन से एक्सेलरेशन से? 9.8 से। यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन कितना? 9.8। यहाँ पर है तो 9.8, 9.8, 9.8, 9.8। यानी कि टाइम आपका भले ही बढ़ जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं होगा। यानी कि जब आपका टाइम 0 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन कितना? 9.8। जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो गया तो एक्सेलरेशन कितना? 9.8। जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो गया तो भी एक्सेलरेशन कितना? 9.8। 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 9.8, 4 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 9.8। यानी कि एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट ही है। यानी कि अगर मैं सबको मैच कर देता हूं तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। यहां पर ए जो है वो कैसा है आपका? कांस्टेंट है। ए कैसा है? कैसा रहेगा आपका? अचर रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ आपका मैंने यहाँ पे नेगेटिव में ड्रॉ किया है। ए की वैल्यू -9.8। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पे नीचे की बात कर रहा हूँ तो मैंने 9.8 लेके आप चलोगे। ठीक है, चल। दूसरा, अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करो तो वेलोसिटी का ग्राफ तो वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं मैं। ये हो जाएगा टाइम, ये है वेलोसिटी, ये 0 0, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से रहेगा। चलो, अब वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ आपका किस तरीके से आएगा मुझे बताओ आप। पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहली बात, पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है। वेलोसिटी और टाइम का जो भी ग्राफ होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ कि ये है टाइम और ये है वेलोसिटी, ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से, एक कोई ग्राफ है, ये बताओ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो आपको त्वरण देगा। यहाँ पर स्लोप कितना है? थीटा। यहाँ का स्लोप ये थीटा, यहाँ का स्लोप ये थीटा। ये बताओ इस पूरे ग्राफ में थीटा आपका कांस्टेंट है। थीटा अगर आपका कांस्टेंट होगा तो पूरे ग्राफ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में आपको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण आपका अचर है। ये तो अगर आपका त्वरण अगर आपका अचर होगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ना। वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं का भी स्लोप निकालोगे तो थीटा आपका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर आपका थीटा कांस्टेंट हुआ मतलब कि पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा। चलो तीसरा ग्राफ करते हैं। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का हो गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच का हो गया। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो। चलो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं। ये हो जाएगा टाइम और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट y। ये भी नेगेटिव पे। मुझे अभी बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी? 0। जैसे जैसे बॉल आपका नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी 0, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मुझे अभी बताओ एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो y और t के बीच में जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है, उसका जो ढाल होता है वो आपको क्या बताता है? वेलोसिटी। यानी कि अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये बताओ इस वाले ग्राफ में इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। तो इस यहाँ पर इस पॉइंट का स्लोप कितना? तो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल ड्रॉ किया थीटा। यहाँ का स्लोप कितना? ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा। ये बताओ थीटा देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? ये सब आपका हो चुका है। यहां पर देखो थीटा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। थीटा अगर आपका यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे क्या देखा कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर आपका बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो थीटा है वो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा आपका? पैराबोला। ये देखो यहां पे एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये ग्राफ कैसा आपका आएगा? पैराबोला। परवल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, विस्थापन समय, वेलोसिटी टाइम, वेग समय, एक्सेलरेशन टाइम, त्वरण और समय। ठीक है, जैसे ये ग्राफ देखो, ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? s इज इक्वल टू 4.9 स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में यहाँ पर स्क्वायर है, यानी ये किसका ग्राफ होगा? आपका पैराबोला का ग्राफ होगा। परवल है, s इज इक्वल टू 4.9 स्क्वायर, तो s ये हो गया, ये t हो गया, तो ग्राफ कैसा हो गया आपका? परवल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3.5। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।